देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है। जो गर्भ की थैली से जन्म लेता है, जो गर्भ की थैली से जन्म लेता है उसको किस नाम से जानते हैं? अंडज होता है, जरायुज, उद्भिज या फिर पिंडज? तो जो गर्भ की थैली से जन्म लेता है उसको किस नाम से जाना जाता है? जरायुज के नाम से उसको जानते हैं। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। फिर देखिए, समुद्र में लगने वाली आग, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शन नहीं होंगे, इन दोनों में से आपको यहाँ पर चूज करना है, दावानल या फिर बड़वानल। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो। समुद्र में लगने वाली आग और एक होती है जंगल में लगने वाली आग, तो इन दोनों को आपको याद रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए, समुद्र में लगने वाली जो आग होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? बड़वानल के नाम से उसको जानते हैं। ऑप्शन सेकंड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न नायक को क्या कहते हैं? श्रेष्ठ गुणों से संपन्न नायक, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, उसको किस नाम से जानते हैं? उसको धीरोदात्त के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। व्याकरण जानने वाला, वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है। व्याकरण जानने वाला, उसके लिए एक शब्द कौन सा आप प्रयोग में लेंगे? व्याकरण पंडित, व्याकरण विशेषज्ञ या व्याकरण ज्ञाता? व्याकरण जानने वाला, तो उसको किस नाम से जानते हैं? व्याकरण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। व्याकरण पंडित के नाम से उसको नहीं पुकारते। फिर देखिए, मछली मारकर आजीविका चलाने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या है? मछली मारकर अपनी जो आजीविका चलाता है उसको क्या बोलते हैं? मछली मारकर अपनी आजीविका जो चलाने वाला होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? धीवर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है पॉलिटिक्स से रिलेटेड। वर्तमान समय में भारत का जो संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? वर्तमान समय में भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं शामिल हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12, 17, 22 या 39? देखिए, वर्तमान के अंतर्गत भारतीय संविधान में 22 भाषाएं शामिल हैं। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। फिर देखिए, नेक्स्ट दे रखा है, जर्मन के किस खगोलविद ने ग्रहों की गति के नियम बताए? जर्मन के किस खगोलविद ने ग्रहों की गति के नियम बताए थे? न्यूटन, नेपोलियन, आर्किमिडीज या योहानेस केपलर? तो ग्रहों की गति का जो नियम है वो केपलर के द्वारा बताए गए थे। ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। फिर देखिए, अर्बोरिकल्चर में निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है? यानी जो अर्बोरिकल्चर है वो किस से संबंधित विज्ञान का अध्ययन होता है, ये आपको बताना है। सोना, सिल्वर, वृक्ष या फिर मधुमक्खियां? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा वृक्ष से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उसको अर्बोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, विश्व में भूकंप की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी और संचार के लिए इनमें से किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? फिर से देख लीजिए, भूकंप की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी और संचार के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर टेस्ट ट्यूब कंप्यूटर? तो कौन से कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। फिर देखिए, निम्न में से किस अनुसूची में भारत के संविधान में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया? भारतीय संविधान में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है, मुहावरे और लोकोक्ति से रिलेटेड है। कलेजे पर सांप लौटना, इस मुहावरे का भावार्थ क्या होगा? कलेजे पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या में जल उठना, दुखी होना, दुश्मनी निकालना या दीनता प्रकट करना? तो कलेजे के ऊपर सांप लौटना, इसका मतलब होता है ईर्ष्या में जल उठना। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। फिर देखिए, बाल की खाल निकालना, बाल की खाल निकालना, इस मुहावरे का भावार्थ कौन सा ऑप्शन प्रकट करता है? बाल की खाल निकालना। देखिए, बाल की खाल निकालने का मतलब होता है अनावश्यक ही सूक्ष्म विश्लेषण करना, यानी कि उस बात का कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी अनावश्यक ही सूक्ष्म विश्लेषण यानी कि बारीकी से उस बात के ऊपर मंथन करना। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। देखिए, कंगाली में आटा गीला होना का सही भावार्थ क्या है? कंगाली में आटा गीला होना, इसके लिए सही भावार्थ क्या होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। देखिए, कंगाली में आटा गीला होने का मतलब है गरीबी में और अधिक हानि होना, यानी कि पहले से ही
कंगाली आ रखी है और वैसे कंगाली में आटा गीला कर रहे थे, लेकिन गरीबी में भी और अधिक हानि होना, इसी को कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? राजतंत्र, लोकतंत्र, स्वतंत्र या निजतंत्र? तो गणतंत्र का जो विलोम शब्द होगा वो आपका कौन सा होगा? राजतंत्र होगा। देखिए एक होता है गणतंत्र और एक होता है आपका राजतंत्र। एक गणतंत्रात्मक सत्ता होती है और एक राजतंत्रात्मक सत्ता होती है। तो राजतंत्र क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला दे रखा है, सदाचारी का विलोम शब्द क्या होगा? सदाचारी का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये तो शायद आप सभी को पता होगा। दुराचारी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सदाचारी का विलोम शब्द क्या होगा? दुराचारी होगा। सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? इंपॉर्टेंट है ये। सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? अपमान, निरादरी, तिरस्कार या अनादर? देखिए अनादर नहीं होगा और अपमान भी नहीं होगा। सत्कार का जो विलोम शब्द होगा वो कौन सा होगा? आपका तिरस्कार होगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अग्नि का जो पर्यायवाची है वो कौन सा नहीं है, वो आपको बताना है। देखिए पावक, तो पावक अग्नि का पर्यायवाची होता है, बिल्कुल होता है। आग भी होता है, अनल भी होता है, लेकिन पेय जो है वो अग्नि का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं होता, इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए निम्न में से आपको बताना है दारिद्र्य का विलोम शब्द। दारिद्र्य का विलोम शब्द पहचानना है। वैभव, संपत्ति, यश, कौशल। दारिद्र्य का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए दारिद्र्य का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? आपका वैभव होता है। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा। फिर देखिए आरोह का विलोम क्या होगा? आरोह का विलोम क्या होगा? क्रमबद्ध, अवरोह, क्रमानुसार, लगातार। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे आरोह का विलोम शब्द क्या होता है? अवरोह होता है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। एक ब्लैंक स्पेस दे रखा है और वाक्य यहां से देखिए शुरू होता है, साहित्य जीवन की ब्लैंक स्पेस है। साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है, साहित्य जीवन की अनावृष्टि है, साहित्य जीवन की अभिवृत्ति है या साहित्य जीवन की अतिवृष्टि है? देखिए साहित्य जीवन की क्या है? अभिव्यक्ति है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। जैसा कि बोलने में ही इसका अर्थ है जो स्पष्ट हो रहा है, साहित्य जो है वो जीवन की क्या है? अभिव्यक्ति है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, नायक का स्त्रीलिंग शब्द। नायक का स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। नायिकाएं, नायिका, नायकी या नायिका? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए नायक का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वो कौन सा हो जाएगा? आपका नायिका। ऑप्शन जो सेकंड है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट दे रखा है, पतिव्रता शब्द में कौन सा समास है? पतिव्रता शब्द में कौन सा समास है? पतिव्रता शब्द में कौन सा समास है? देखिए इसका समास विग्रह क्या होता है? एक पति का व्रत लेने वाली जो होती है उसको क्या बोलते हैं? अपन पतिव्रता बोलते हैं। और ये विशेष अर्थ में पतिव्रता का अर्थ है वो यहाँ पर ग्रहण किया गया है, इसलिए विशेष अर्थ में, अन्य अर्थ में बहुव्रीहि समास होता है। इसलिए पतिव्रता में कौन सा समास होगा? आपका बहुव्रीहि समास होगा। कर्मधारय समास इसमें नहीं होना है, कंफ्यूज आप मत होना। फिर देखिए दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। देखिए अत्र भाव, इसके अलावा कोणार्क, वाग्जाल, लज्जा भाव। देखिए अत्रा भाव दे रखा है, तो अत्रा भाव का अगर आप विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अत्र धन अभाव आ जाएगा। अत्र धन अभाव, और ये यहाँ पर ए है और मिलकर यहाँ पर आ का निर्माण हो जाता है। तो अत्रा भाव यानी दीर्घ संधि का उदाहरण है। आपको पूछा था कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। फिर आप देखिए यहाँ पर लज्जा भाव को देखते हैं, तो लज्जा भाव में क्या आता है? लज्जा धन अभाव, लज्जा धन अभाव। तो यहाँ से भी ए, आ और ए का निर्माण होता है, तो आ का यहाँ पर दीर्घ हो जाता है और लज्जा भाव यानी कि दीर्घ संधि का ही उदाहरण है। उसके बाद में आप कोणार्क को देखते हैं, तो कोण धन अर्क, तो कोण में भी ए है और अर्क में भी ए है, तो यहाँ से आ का निर्माण होता है और कोणार्क यहाँ पर शब्द बनता है। लेकिन जब आप वाग्जाल का संधि विच्छेद करते हैं तो वाग्जाल का जो संधि विच्छेद होता है वो वाक धन जाल, यानी कि ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। और यही आपको पूछा था कि कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, तो वाग्जाल और व्यंजन संधि का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ऋषिकेश शब्द की संधि है। देखिए ऋषिकेश का आपको संधि विच्छेद करके बताना है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऋषिकेश, तो देखिए ऋषिक धन ईस होगा। ऋषिक धन ईस, ऑप्शन जो आपको थर्ड दे रखा है वो क्या होगा? इसका
करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए आपको नेक्स्ट देखा है श्रम साध्य शब्द में समास कौन सा है, काफी इंपॉर्टेंट है। श्रम साध्य शब्द में समास कौन सा है? श्रम साध्य, देखिए इसका मैं आपको समास विग्रह बता देता हूं। श्रम साध्य का जो समास विग्रह होता है वो क्या होता है? श्रम से साध्य, बीच में से का प्रयोग होता है, श्रम से साध्य। अब आप समझ गए होंगे कि से जो कारक विभक्ति है वो किस में प्रयोग होते हैं? तत्पुरुष समास में प्रयोग होता है। तो तत्पुरुष समास क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। और अगर तत्पुरुष समास में भी आपको पूछे कि कौन सा तत्पुरुष है, तो करण कारक की विभक्ति है से और के द्वारा। जब भी से और के द्वारा विभक्तियों का लोप होकर कोई समास बनता है तो वो करण तत्पुरुष समास होता है। और ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए भारत रत्न शब्द में समास है, भारत रत्न शब्द में कौन सा समास है? तो अभी मैंने आपको बताया था विभक्ति का कारक विभक्ति का प्रयोग। देखिए भारत रत्न का जब आप भी समास विग्रह करते हैं तो भारत का रत्न, भारत का रत्न, और तत्पुरुष समास में कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है तो संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत का, के, की विभक्तियों का यहाँ पर लोप होता है। तो भारत का रत्न यानी कि तत्पुरुष का भी अगर आपको आगे भेद पूछा जाता तो कौन सा हो जाता? संबंध तत्पुरुष समास यहाँ पर आपको स्वीकार करना होता। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आगे क्वेश्चन दे रखा है तीर्थाटन में कौन सा समास है? तीर्थाटन में कौन सा समास है? देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसका समास विग्रह करते हैं तो तीर्थों में अटन, तीर्थों में अटन, अटन का मतलब क्या होता है? भ्रमण। तो तीर्थों में अटन और तत्पुरुष समास के अंतर्गत जब आप एक कारक विभक्तियों का आगे प्रयोग करते हैं तो में, तीर्थों में अटन, में पे पर, में पे पर कौन सी विभक्ति के अंतर्गत प्रयोग करते हैं? अधिकरण तत्पुरुष समास में प्रयोग करते हैं। तो तत्पुरुष समास में भी ये किसका भेद है? अधिकरण तत्पुरुष समास का भेद है, तीर्थों में अटन। ठीक है, ये इसका समास विग्रह होगा। और ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है यण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? देखिए आपको दे रखा है देव्यागमन। तो देव्यागमन का जब आप विग्रह करते हैं तो विग्रह होता है देवी धन आगमन, देवी धन आगमन। यहाँ पर बड़ी ई के आगे आ असमान स्वर का प्रयोग यहाँ पर हुआ है तो ई के स्थान पर यहाँ यह बन गया और यह हलंत होगा, उसमें आ की मात्रा जाएगी तो यहाँ से या बन जाएगा और इधर देव वह रहेगा और बाद में गमन आगे दे रखा है। तो ये जो शब्द बनेगा दे, ये आधा वह है और या गमन, और देव्यागमन शब्द का निर्माण होगा जो कि यण संधि का उदाहरण है। बिल्कुल ये तो इसका आंसर नहीं होगा। आपको पूछा कि यण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। आगे देखिए अन्वेषण दे रखा है। तो अन्वेषण का जब आप विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह होता है अनुधन एषण, अनुधन एषण। तो यहाँ पर उ है, उ के बाद में जब असमान स्वर का प्रयोग होता है तो उ के स्थान पर क्या बन जाता है? आपका अन्वेषण। वह का प्रयोग होता है, उ के स्थान पर क्या बन जाता है? आपका वह बन जाता है और यहाँ पर ये न आधा है। ठीक है, तो अन्वेषण और आगे एक ही मात्रा वह में मिल जाती है और अन्वेषण शब्द का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो ये भी यण संधि का आपका उदाहरण है। उसी तरीके से अगर आप स्वागत का करते हैं तो ये बनता है आपका सुधन आगत, सुधन आगत। तो जिस तरीके से अपने अन्वेषण में उ का वह बनाया था उसी तरीके से स्वागत में सुधन आगत है तो उसमें भी यहाँ पर उ का वह बना देंगे। ठीक है, और यहाँ पर स जो है वो आधा है, बाद में वह, बाद में आगे क्या दे रखा है? आपको आगत दे रखा है। इसको जब आप मिलाएंगे तो स्वागत का निर्माण हो जाएगा और ये भी आपका यण संधि का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पर नाविक जो शब्द आपको दे रखा है, अगर आपने ढंग से अयादी संधि पढ़ी है तो अयादी संधि में देखिए अय, आय, अव और आव का निर्माण होता है। ए, आई, ओ, औ के स्थान पर नाविक, नाविक, इसमें आव शब्द है वो बीच में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि नाविक में प्रयोग होता है। और आव किसके स्थान पर होता है? औ के स्थान पर होता है, औ के स्थान पर आव बनता है। इसका मतलब जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? नव धन इक, और ये अयादी संधि का उदाहरण हो जाएगा। यण संधि का उदाहरण ये नहीं होगा। और कौन सा नहीं है यही आपको पूछा था, इसलिए ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए सद्गुण शब्द में कौन सा समास है? सद्गुण शब्द में कौन सा समास है? तो जब आप इसका समास विग्रह करते हैं तो देखिए सद है जो गुण, सद है जो गुण अर्थात कर्मधारी समास का ये उदाहरण है। ऑप्शन डी क्या होगा? इसका आंसर होगा। फिर आगे देखिए घृतान शब्द में कौन सा समास है? घृतान शब्द में कौन सा समास है? तो इसका समास विग्रह करेंगे तो देखिए घृतान का समास विग्रह क्या होता है? घी में पका अन्न, घी में पका अन्न। ये तो कन्फर्म है कि तत्पुरुष समास होगा, लेकिन तत्पुरुष समास का भी कौन सा भेद होगा ये आपको बताना है। घी में पका अन्न, में पका अन्न यानी में और पर कारक विभक्ति का जो लोप है वो किस में होता है? अधिकरण में होता है।
इसलिए अधिकरण तत्पुरुष समास का ये उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके जो आगे के क्वेश्चन है वो आपको कल इसी टाइम पर प्रोवाइड करवा दी जाएंगे, इसलिए रेगुलर आप हमसे जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर देना ताकि सभी को स्टडी का बेनिफिट मिल सके। फॉर द टाइम बिंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।